नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम सब जान रहे हैं कि 17 मई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी। 10 मई को इंतरिम बेल ये कहते हुए ग्रांट की थी कि केजरीवाल लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में भाग ले सकें। वो एक पार्टी के मुखिया हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही हेमंत सोरेन, जो कि वो भी अपनी पार्टी के मुखिया थे, उनको बेल ग्रांट करने से उस समय मना कर दिया था। उनको बेल मिली चुनाव के बाद, लेकिन अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले बेल मिल गई थी। राष्ट्रीय पार्टी का उन्होंने क्लेम किया था और ये कहा था कि साहब, चुनाव के दौरान टाइमिंग को लेकर बड़ी भारी समस्या है। इन्होंने जो गिरफ्तारी की है वो गिरफ्तारी टाइमिंग ऐसी है कि जैसे बदला लेने की कोशिश की जा रही हो या चुनाव में भाग न ले सके इसका प्रयास हो रहा हो। अरविंद केजरीवाल को बेल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को ग्रांट कर दी थी, ये कहते हुए कि भाई महीने भर कर लो। लेकिन दिल्ली में वो एक भी सीट निकाल नहीं पाए। अच्छा हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इंतरिम बेल ग्रांट कर दी थी। अदरवाइज दिल्ली के हार का ठीकरा भी उस समय केंद्र की सरकार को, ईडी को, सीबीआई को फूटने वाला था। और पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी कोई बहुत विशेष नहीं कर पाई, जबकि वहां पर सरकार है और अभी सरकार बनकर आई है। इसलिए उनको इंतरिम उस समय बेल देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो बिल्कुल अच्छी की थी कि कम से कम ये ठीकरा जेल पे ना फोड़ सके। खैर, वो बात जैसी थी वैसी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे और जेल में वापस जाते समय ये कहा था, पता नहीं ये लोग कितने दिन अंदर जेल में रखें, पता नहीं कैसे चलेगा। मुझे लगता है कि ईडी को ये विश्वास रहा होगा या केंद्रीय एजेंसियों को ये विश्वास था कि अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी इस तरह के ऑर्डर उनके लिए आने वाला है, जैसा कि ऑर्डर आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया। मैं बारंबार कह रहा हूं कि जब उनकी गिरफ्तारी को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई पूरी हो चुकी थी, तो उसके बाद फिर ये बार बार कोर्टों में क्यों जाया जा रहा था, ये भी लोगों का एक प्रश्न है। इसकी आरटीआई डालकर या फिर इसका सिजरा लेना चाहिए कि क्या कोई भ्रष्टाचारी मंत्री, क्या कोई भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री उसके पर्सनल भ्रष्टाचार के काम को लेकर पैसा सरकार दे कि उसकी पार्टी व्यक्तिगत रूप से खर्च करे। वो पार्टी के मुखिया भी हैं, इसलिए उनको खर्च करना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार क्या उसका पैसा दे रही है? दिल्ली सरकार उस पर खर्चा कर रही है? वकीलों का पैनल दिल्ली सरकार ने ला रखा है, ये बात पता करने के। खैर, वो जो भी है जैसा भी है, लेकिन अभी जो बहुत बड़ी जो 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 भारी विडंबना है वो ये है कि ईडी का मामला सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता उससे पहले ही सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी कर ली थी, 3 दिन की रिमांड भी ले ली थी। आज की तारीख में सीबीआई की कस्टडी, आज की तारीख में ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस समय सीबीआई की कस्टडी में है और सीबीआई भी उसी मामले में, शराब घोटाले में काम कर रही है। ईडी बात इस बात की ईडी जांच इस बात की कर रही है कि पैसा कहां से आया, नंबर 2 का पैसा तो नहीं था। और सीबीआई जो क्राइम किया उस क्राइम की बात कर रही। मैं दोनों मामलों में डिस्टिंक्शन कर लेता हूं। ईडी उस मामले में बात कर रही है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, यानी कि गलत तरीके से अर्जित किया हुआ धन, गलत तरीके से खर्च किया हुआ धन और गलत तरीके से पाया गया धन, गलत संसाधनों से कानून के विरुद्ध धन की उगाही की गई। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि सीबीआई किस बार मामले में काम कर रही, सीबीआई जो क्राइम किया है, जो क्राइम हुआ है उस क्राइम के मामले में सीबीआई जांच कर रही है। तो ईडी वाले मामले में तो यह है कि साहब पैसा नहीं पकड़ा गया, और पैसा नहीं पकड़ा गया तो आप कैसे कर रहे हो, और वो तो मनीष सिसोदिया के अकाउंट में जबरदस्ती झुंझुना मिला था, आप झुंझुना लेकर आए थे वहां से, और पैसा तो आपने 1 रुपया नहीं पकड़ पाए और बारंबार आपने वो करा ये करा और ये जो दुनिया भर की बातें करी गई। सीबीआई तो इस विषय पर जांच कर रही है कि वाकई में क्राइम हुआ या नहीं हुआ, वाकई में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने क्राइम किया या नहीं किया। तो सीबीआई ने पीछे रिमांड ले ली थी 3 दिन की, सीबीआई ने कस्टडी भी ले ली थी, सीबीआई उनको जेल के अंदर से सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया था। ईडी ने छोड़ा नहीं और सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी की गिरफ्तारी वाला मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 17 मई को हियरिंग पूरी हो चुकी थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आज 2 जजों की बेंच ने, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना और ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता, इन दोनों की अदालत आज बैठी। कल ही पब्लिश कर दिया गया था कि सुबह जजमेंट आएगा 10:30 बजे, पब्लिश हो गया।
जजमेंट मुझे लगा कि जो जिस समय ये कार्रवाई पूरी हुई थी, जिस समय कार्रवाई पूरी हुई थी, यानी कि जिस समय अरविंद केजरीवाल को बेल ग्रांट, इंतरिम बेल ग्रांट की गई थी 10 मई को, उस समय ये भी कहा गया था कि ये भी पता करना है कि सीएम की गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। दूसरी बात ये भी उस समय चर्चा में आई थी कि अरविंद केजरीवाल को क्या गिरफ्तार कर सकती है ईडी, और अगर गिरफ्तार कर लिया था, मतलब मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकती है। अगर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया था तो नया सवाल यह था, क्या मुख्यमंत्री गिरफ्तारी के बाद जेल के अंदर से भी मुख्यमंत्री रह सकता है? ये दो बड़े प्रश्न थे। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुबह सुबह बैठी, उन्होंने सुबह सुबह ये बात कह दी कि भाई देखो, ये मामला जो है उसमें हम आपको बेल ग्रांट करते हैं, इंतरिम बेल ग्रांट करते हैं। इंतरिम बेल ग्रांट कर दी, बिल्कुल वैसी जो 10 मई वाली बेल थी, वही बेल ग्रांट कर दी। लेकिन इंतरिम बेल के बाद क्या अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे? फिर क्या गिरफ्तारी का जो मामला था उस पर फैसला हो गया? अगर भाई गिरफ्तारी या तो वैध थी या अवैध थी, गिरफ्तारी अगर अवैध थी तो बेल क्यों, और गिरफ्तारी अगर वैध थी तो बेल क्यों? ये दोनों सवाल पैदा होते हैं। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये असमंजस में पड़ गया कि सीएम की गिरफ्तारी उचित थी या अनुचित थी, वैध थी या अवैध थी। इस बात का फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाया। परिणाम ये निकला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको फुल बेंच के लिए रेफर कर दिया है। यानी कि अब कम से कम 3 जजेस की बेंच, फुल बेंच जिसको हम कहते हैं, उसमें कम से कम 3 जजेस होते हैं, और फिर उसके ऊपर बड़ी भी हो सकती। तो फुल बेंच का मतलब हो गया कम से कम 3 जजेस। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस 3 जजों की एक बेंच बनाएंगे और 3 जजों की बेंच बनाकर इस पर फैसला करेंगे। मामला ऐसे कब जाता है जनरली, जो जो फुल बेंच को जाता है, जब 2 जजेस डिफर कर जाते हैं। यानी कि एक कह रहा हो गिरफ्तारी ठीक है और दूसरा कह रहा हो गिरफ्तारी अवैध है, एक कहता हो वैध है, एक कहता हो अवैध है। लेकिन ऐसी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आगे आने वाले जजेस के लिए, आगे आने वाली कोर्ट के लिए, या मातहत आने वाली कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि उसमें रीजनिंग लंबी लिखनी पड़ती है, दोनों ही अपना जजमेंट लिखते हैं। और तब 3 जजेस की बेंच में भेजा जाता है, उसमें 2 जजेस वही रहते हैं जो पुराने वाले हैं, और थर्ड जज एक और बैठता है, और फिर 2-1 से डिसीजन आ जाता है, क्योंकि तीसरा जज जो बैठेगा वो किसी एक पक्ष का तो होगा ही, तब 2-1 से डिसीजन आता है, इसलिए 3 जजेस की बेंच में भेजा जाता है। इस मामले में ऐसा नहीं है। इस मामले में दोनों जजेस ने यूनिनिमसली ये बात कही कि हम लोग इस बात को, 2 जजेस की बेंच पूर्ण रूप से डिसाइड नहीं कर पा रही है कि मामला कैसा होना चाहिए, कब मामला वैध है या अवैध है। मुझे लगता है बैकग्राउंड में जो चला होगा, जो नहीं दिखता, वो यही चला होगा कि साहब एक कह रहे होंगे छोड़ना है, एक कह रहे हैं नहीं छोड़ना है, एक कह रहे होंगे वैध है, एक कह रहे होंगे नहीं वैध है। तो फिर डिफरेंस ना दिखाई पड़े, इसके लिए दोनों ने सामूहिक रूप से बड़ी लार्जर बेंच को रेफर कर दिया। सवाल ये पैदा होता है, अगर उस समय ही इस बात का विचार हो गया था कि इस मामले को लार्जर बेंच को भेजना है, तो फिर 17 मई से लेकर और अभी जुलाई तक, 17 मई से लेकर 12 जुलाई तक क्या हो रहा था? आखिर ये लगभग 2 महीने तक क्या यही विचार चल रहा था कि लार्जर बेंच भेजना है या हमें डिसाइड करना है? 2 जजेस की बेंच ने मामले को लार्जर बेंच भेज दिया, और इंतरिम बेल जो 10 मई को दी गई थी, जिसको 2 जून को वो जमा हो गए थे दोबारा जेल में आकर, जेल में जमा, मैं आपको लोकल भाषा में बताता हूं, जेल में जब कोई व्यक्ति आता है तो उसको आमद कहते हैं, जेल की आमद, यानी कि जेल की आमदनी। और पुलिस जो लेकर आती है वो कहती है हमने जेल में जमा कर दिया। तो जेल में जमा हो गए थे 2 तारीख को, और दुनिया भर के कोर्टों के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ अपने भाषण देकर आए थे, राजघाट भी होकर आए थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा था तो तभी लार्जर बेंच को 2-3 दिन की सुनवाई के बाद ट्रांसफर हो सकता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अब इंतरिम बेल जो 10 मई वाली थी उसको आगे बढ़ा दिया गया, वो तो 2 जून को भी आगे बढ़ाई जा सकती थी। उस पर तो जो वो बैठी हुई है, यानी कि वेकेशनल बेंच थी, उसमें ऑनरेबल जस्टिस दत्ता की अदालत भी बैठी थी एक दिन, एक हफ्ते के लिए, वो भी बढ़ा सकती थी। खैर, मैं मान लूं कि उस समय छुट्टी चल रही थी, छुट्टी में निर्णय नहीं हो सकता, इसलिए अरविंद केजरीवाल जेल में थे। सवाल यही है कि अब 3 जजेस की बेंच उसको
क्या करेगी। दूसरी बात यह भी है कि क्या ईडी की गिरफ्तारी को इंतरिम बेल देने के बावजूद अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे? नहीं, अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले नहीं है, क्योंकि इस समय वो ईडी की गिरफ्तारी में नहीं है, वो इस समय सीबीआई की गिरफ्तारी में है और सीबीआई कोर्ट ने भी जेल में रखा। एक चीज प्रोसीजर यहां जानना अति आवश्यक है कि कोई भी एजेंसी है वो केवल मुकदमा फाइल कर सकती है, फैक्ट इकट्ठे कर सकती है और वो कोर्ट के सामने लाती है। जिस कोर्ट का मामला है वो कोर्ट या तो उसको बेल ग्रांट कर दे, या फिर वो उनको रिमांड पर दे दे, या फिर वो जेल में रखें। तो कोर्ट फैसला करता है कि हम इनको जेल में रखेंगे फिलहाल, अभी हम इनको बेल ग्रांट नहीं कर रहे हैं। जुडिशियल कस्टडी में आप पूछताछ करना चाहें तो कर लीजिए, और अगर आवश्यक है तो कोर्ट रिमांड भी ग्रांट कर देती है, यानी कि पुलिस कस्टडी भी ग्रांट कर देती है। नए कानूनों के अनुसार, नई सीआरपीसी में ये बात का प्रावधान दिया गया है कि जो 90 दिन की कस्टडी हुआ करती थी, जिसमें 15 दिन पुलिस कस्टडी और 75 दिन की जुडिशियल कस्टडी होती थी, नए प्रावधानों में 90 दिन की भी पुलिस कस्टडी हो सकती है। दिस इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट को लगता है कि पुलिस कस्टडी में ज्यादा सही जवाब मिलेंगे या फिर जुडिशियल कस्टडी में मिलेंगे, उन दोनों में से कोर्ट कोई भी ग्रांट कर सकती है। यानी कि अब जो है वो पुलिस कस्टडी 90 दिन से ऊपर की भी, 90 दिन तक की भी हो सकती है। यहां पर वो कोर्ट जो जो अपनी कस्टडी में रखती है, वो तय करती है कि हमें इन्हें छोड़ना है नहीं छोड़ना, नहीं तो उसकी अपील जाती है, उसकी बड़ी अदालत करती है। जब भी किसी बड़ी अदालत में केस जाता है तो बड़ी अदालत अपना दायरा उसी अदालत का जिसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन लगता है उस अदालत के बराबर कर लेता है और उसी अदालत के हिसाब से सोचता समझता है। लेकिन वो उसको ओवरराइड कर जाता है उस अदालत को, यानी कि इसका आदेश उस पर बाध्य हो जाएगा। ईडी के मामले में तो बेल मिल गई है, लेकिन सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है, सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में अभी बेल ग्रांट नहीं हुई है। हालांकि सीबीआई की गिरफ्तारी भी अरविंद केजरीवाल जी ने चैलेंज की हुई है, वो भी अभी हाई कोर्ट के चक्कर लगा रही है और वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाली होगी। फिर उसमें भी कुछ दिन सीबीआई वाला मामला चलेगा। फिलहाल अरविंद केजरीवाल अभी छूटने वाले नहीं हैं, भले ही उनको इंतरिम बेल ग्रांट कर दी गई हो सीबीआई वाले मामले में, यानी कि सीबीआई कोर्ट अभी उनको अंदर रखना चाहती है। ईडी कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट कर दी, वो भी इंतरिम बेल ग्रांट की, और ये कहा है कि फुल बेंच जब बैठेगी तो फुल बेंच को इन सारी कंडीशंस को बदलने सुदलने का राइट होगा, सब कुछ करने का राइट होगा। ऐसा नहीं है कि आज जिन कंडीशंस पे हमने बेल ग्रांट की है वो 3 जजेस की बेंच पर भी बाध्य होगी। वो 3 जजेस की बेंच इसमें कोई भी संशोधन कर सकती है और इनकी इंतरिम बेल को खारिज भी कर सकती है। इंतरिम बेल की जगह परमानेंट बेल देना, केस को आगे केस की पूरी सुनवाई के बाद जो भी निर्णय करेगी वो सब 3 जजेस की बेंच को होगी। अभी फिलहाल हम इनको इंतरिम बेल दे देते हैं, इसके बाद फिर 3 जजेस की बेंच डिसाइड करेगी। एक चीज ध्यान रखने की है कि ईडी ने अपनी चार्जशीट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी फाइल कर दी है, और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल हुई, क्योंकि पहले ईडी ने कोर्ट से कहा था कि हमने सबके लिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दिया है, केवल अरविंद केजरीवाल का इन्वेस्टिगेशन अभी इनकम्प्लीट है। अभी जो 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 एडिशनल चार्जशीट है वो चार्जशीट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी लग गई है और कोर्ट ने उस पर संज्ञान भी ले लिया है। कोर्ट के संज्ञान का मामला जब समझना है तो सीधी सी बात समझनी चाहिए। कोर्ट संज्ञान का मतलब है कि प्रेमे फसाए कोर्ट को ये लगा कि मामला बनता है, इसलिए उसने कॉग्निजेंस लिया। अगर उसको लगता कि मामला नहीं बनता है या तो री इन्वेस्टिगेशन लिखता है या फर्दर इन्वेस्टिगेशन लिखता है, लेकिन कॉग्निजेंस नहीं लिखता। लेकिन अब इस मामले में कॉग्निजेंस ले लिया का मतलब है प्रेमे फसाए कोर्ट सेटिस्फाई है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस बनता है, क्योंकि ईडी शुरू से एक बात कह रही कि 100 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल के द्वारा पार्टियों से मांगा गया और वो गोवा के चुनाव में खर्च किया गया, जिसके उनके पास ट्रांजैक्शन, सोशल मीडिया के चैट या व्हाट्सएप चैट या और प्रकार के चैट, वो सब कुछ उनके पास हैं। जो लोगों ने पैसा हवाला से इधर से उधर किया है वो उनके भी क्लैरिफिकेशन, उनके भी स्टेटमेंट हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी हैं। इसलिए इसमें किसी संशय की आवश्यकता नहीं कि पैसा कहाँ गया। पैसा केवल उसने स्वरूप चेंज करके खर्च कर दिया गोवा के चुनाव में। इसके अतिरिक्त ट्रांजैक्शन हुआ है, 100 करोड़ की डिमांड हुई है, 100 करोड़ रुपया आया है, 100 करोड़ खर्च हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने अपने हाथों से नहीं छुआ हो, बस इतनी सी बात हो सकती है। अभी क्या है, 17 जुलाई को फिर से सीबीआई के मामले की सुनवाई है।
सीबीआई के मामले की सुनवाई 17 जुलाई को है और 17 जुलाई की सुनवाई जो सीबीआई के बाकी केसेस हैं उस पर क्या निर्धारित होगा वो 17 जुलाई को होगा। अभी ईडी वाला मामला तो लार्जर बेंच को ऑनरेबल कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकती जितने फैक्ट उसके पास हैं कि आखिर मामला बनता है नहीं बनता है, सीएम की गिरफ्तारी वैध है या अवैध है, सीएम गिरफ्तार होने थे नहीं होने थे, सीएम को गिरफ्तार कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। टाइमिंग को लेकर सोल्यूशन उन्होंने दे दिया था और अब ये भी अभी तय होना बाकी है कि वाकई में सीएम रह सकते हैं गिरफ्तारी के बाद या नहीं। आगे क्या होगा फिर से हम लोग एक बार बैठेंगे, लेकिन आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को भेजा और इंतरिम बेल ग्रांट की उस पर जो स्टेटमेंट दिया उस पर हम लोगों ने चर्चा की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।